Good morning students, class 11th, subject physics. We are started to next topic laws of motion chapter number 4. Starting हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशंस एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, इन सब चीज़ों को हमने कवर किया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लॉज ऑफ मोशन। इसे हमें यहाँ डिफाइन करना है कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज़ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे लॉज ऑफ मोशन में, डिस्कवर कैसे हुआ है, एक्सप्लेनेशन कैसे है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ डिफाइन करेंगे। सो हम नेक्स्ट आगे यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग पता होनी चाहिए कि हमने कैसे क्या डिस्क्राइब किया था, कैसे डिस्कवर हुआ है। तो लॉज ऑफ मोशन हमारे पास है यहाँ पे चैप्टर न्यू बुक अकॉर्डिंग टू चैप्टर 5 एंड और बुक अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 4। इट्स दैट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है एस्ट्रोलॉजी फैलेसी, मीन्स कि कैसे एक बॉडी मोशन को फॉलो करती है एंड रेस्ट को फॉलो करती है, उसे हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास है एस्ट्रोलोनियन लॉ ऑफ मोशन कैन बी स्टेट एज एन एक्सटर्नल फोर्स is required to keep a body in a motion. Galileo disproved this by experiments using inclined planes. इससे पहले हमारे पास सर आइजैक न्यूटन सर आए जिन्होंने हमें डिफाइन किया कि कैसे एक फोर्स अप्लाई होता है। देन हमारे पास न्यूटन्स लॉ को हमने फॉलो किया कि उन्होंने एक क्लासरूम में वो बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि जस्ट सामने एक एप्पल पेड़ से नीचे की तरफ ड्रॉ हो रहा था। तो वो उस कंडीशन को उन्होंने बार बार देखा, तो उससे उन्होंने फील किया कि ये चीज़ हो क्यों रही है बार बार, कि एप्पल ऊपर पेड़ से वहाँ से ट्री से गिर रहा है और नीचे डाउन टू अर्थ जा रहा है। तो ये चीज़ें कंडीशंस हो रही है तो ये क्यों हो रही है। तो उन्होंने सोचा कि एग्जैक्टली ये ग्रेविटेशनल की वजह से हो रही है, कि यहाँ कोई ना कोई फोर्स हमारे पास अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड जा रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि इसको उन्होंने एक एक्सटर्नल फोर्स नेम से डिफाइन किया है। जैसे हर किसी चीज़ का घर का नाम होता है, तो पहले ऐसे ही हमारे पास जो न्यूटन्स लॉ थे ये भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स में डिवाइडेड थे। इनका जो ओल्ड नेम था न्यूटोनियन मैकेनिक्स से डिफाइन करते थे। देन हमारे पास इनका जो न्यू नेम है उसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से डिफाइन करते हैं। जैसे एक हमारा घर का नेम होता है एंड अदर देन हमारा क्या होता है बाहर स्कूल या फिर फ्रेंड्स जो जानते हैं वो नेम होता है। इसी तरीके से पहले इसका नाम फोर्स लॉज ऑफ मोशन था, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से इसको डिफाइन करते हैं। तो ये चीज़ कंटिन्यू है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस चीज़ को हम यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पे इस चीज़ को डिफाइन करना है। तो उसके लिए हम कंडीशंस का क्या करते हैं कि हमने यहाँ एक कोई ऑब्जेक्ट लिया है, इस ऑब्जेक्ट को अभी इसकी पोजीशन हमारे पास क्या है रेस्ट, ठीक है, रेस्ट पे है तो मोशन नहीं कर रहा है, मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ कोई भी मोशन डिफाइन नहीं है। देन मैंने इस पे कोई फोर्स अप्लाई किया तो ये फोर्स ही हमारा क्या होता है एक्सटर्नल फोर्स। मेरे अकॉर्डिंग जो लगाया गया है उस फोर्स को मैंने यहाँ डिफाइन किया है, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू मैंने उसको डिफाइन किया है, ठीक है। फोर्स लगाने से क्या होगा कि वो रेस्ट पे यहाँ इस पोजीशन पे ना रह के कुछ पोजीशन यहाँ डिस्प्लेस्ड होगा। ये डिस्प्लेसमेंट हमने लेट किया है एक्स, यहाँ पे डिफाइन किया है। ये ऑब्जेक्ट इस मोशन से यहाँ आ चुका है। तो इससे डिफाइन होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं तो उसके थ्रू हमें क्या करना पड़ता है, एक फोर्स अप्लाई करते हैं उसे हम एक्सटर्नल फोर्स से डिफाइन करते हैं। देन हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स और ले सकते हैं कि कोई अलमीरा है, अब इस अलमीरा को मुझे पुश पुल क्या करना होगा, उसके लिए भी मुझे पुश और पुल लगाने के लिए भी फोर्स को अप्लाई करते हैं। फोर्स की डेफिनेशन होती है पुश एंड पुल एनी अदर ऑब्जेक्ट, तो वो हमें क्या डिफाइन करता है फोर्स को डिफाइन करता है। तो यहाँ मुझे अलमीरा है, जैसे कोई टेबल है मेरे वेट से ज़्यादा है तो मुझे एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस्ड होगी
आगे की तरफ मूव होगी, देन वो मोशन करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सिंगल इंक्लाइंड प्लेन। इसने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? इंक्लाइंड प्लेन पे। तो उसको हमें यहाँ डिफाइन करना है कि इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे शो करता है। गैलीलियो स्टडीड मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट एंड इंक्लाइंड प्लेन, ऑब्जेक्ट्स moving down an inclined plane in accelerated, objects moving up retarded motion on a horizontal plane is an intermediate situation। तो इनका मीन्स क्या है हमारे पास, वो हम यहाँ देख लेते हैं कि फर्स्ट पोजीशन मूविंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन मीन्स कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ इस इंक्लाइंड प्लेन पे ड्राइव किया, यहाँ पे रखा, ये हमारे पास होता है इंक्लाइंड प्लेन। हॉरिजॉन्टल मीन्स कि कोई हमारे पास जैसे कि स्लाइड होती है, तो उस स्लाइड पे हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पुट कर देते हैं। लाइक दैट हम इसको यहाँ पे शो कर सकते हैं कि हमने ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन हमने यहाँ शो किया है, इसको हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को रखा। अब इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही हमारे पास हमने अपने हैंड से पकड़ा हुआ था, जैसे ही इसको छोड़ा तो ये कहाँ जाएगा, मोशन करता हुआ नीचे की तरफ डिफाइंड होगा। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट्स मूविंग अप रिटार्डेड मीन्स की क्या है इसका मीन्स कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन के इस पोजीशन पे है तो ये हमने फोर्स अप्लाई किया, ये कुछ दूरी तक मोशन करेगा, देन वापस से अपनी पोजीशन को फॉलो करेगा। अब यहाँ पोजीशन चेंज हो रही है, वेलोसिटी पहले हम डिफाइन कर सकते हैं u, देन फाइनल हमारी हो गई v, तो दोनों वेलोसिटीज चेंजेस हो रही है, तो इट मीन्स एक्सीलरेटेड मोशन होगा। यहाँ जो मोशन होगा वो कैसा डिफाइन होगा, एक्सीलरेटेड होगा। एंड रिटार्डेड का मीन्स है कि वो मोशन तो कर रही है लेकिन वापस उसी पोजीशन पे आ रही है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है उसकी लेकिन वापस जो साइन है वो हमें नेगेटिव साइन मिल रहा है। एक्सीलरेटेड की जगह हम क्या यूज करते हैं, वहाँ पे रिटार्डेड यूज करते हैं। मोशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज एन इंटरमीडिएट सिचुएशन मीन्स कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है गैलीलियो conclude that an object moving on a frictionless horizontal plane should move with constant velocity। It means कि जो फ्रिक्शनलेस का मतलब है कि वहाँ फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होता है, वो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। जैसे ही हमने उसको बॉल को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, इस पोजीशन पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो वो क्या करेगा कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा इसी x डायरेक्शन में। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग डबल इंक्लाइंड प्लेन। अब ये यूजिंग डबल इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ सिंगल प्लेन की हमने बात कर ली थी, नेक्स्ट हमारे पास है डबल इंक्लाइंड प्लेन। तो उसके लिए हम यहाँ पोजीशंस को देख लेते हैं कि वो पोजीशंस हमारी किस टाइप से डिफाइंड होगी, देन आगे हम रीड करेंगे। अब यहाँ हमने कोई एक बीकर लिया है, इसमें ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है कि हम सिंगल ना लेके हम डबल की बात कर रहे हैं, तो वही हमने यहाँ कंसीडर किया है एक सरफेस। ये प्लेन सरफेस नहीं है, ये हमें पॉलिश्ड सरफेस शो करता है। देन नेक्स्ट पोजीशन हमारी यहाँ है, देन थर्ड पोजीशन हमारे पास यहाँ डिफाइन है। अब इसमें देखो ये बीकर हमारे पास डिफरेंट शेप का है, ये बीकर डिफरेंट है एंड ये बीकर डिफरेंट है। तो हम क्या देखते हैं कि जब पोजीशन हमारे पास इस वाली शेप की बीकर में थी तो ये बॉल हमारे पास इस तरीके से डायरेक्शन में जाएगा, मोशन करके ऑसिलेशन की स्टेट में आ जाएगा। ऑसिलेशन मीन्स कि पेंडुलम, लाइक दैट पेंडुलम की वो अपने एक्सिस के अलोंग ही मूव करता रहेगा, धीरे धीरे स्लो हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। देन हमने थोड़ा क्या किया, इसको डाउन किया तो ये जाएगा, देन वापस आएगा। इट्स मीन्स कि यहाँ ऑसिलेशंस भी प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने इस पॉइंट्स को यहाँ से कट कर दिया और प्लेन लिया तो ये बॉल सीधा वेलोसिटी के साथ रोल करते हुए जाएंगे। इसे हम थियोरेटिकली यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ हम डिफाइन करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ए बॉल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट ऑन वन ऑफ द प्लेन्स रोल्स डाउन एंड क्लैम्प्स अप द अदर। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है
When friction is absent, the final height of the ball is the same as its initial height. It means कि जो पोजीशन हमारे पास फ्रिक्शन लेस है तो वो वापस उसी हाइट पे जाएगा, देन वो वापस उसी हाइट पे वापस रिपीटेशन करेगा, उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं डिफाइन होगा. If the slope of the second plane is decreased and the experiment repeated, the ball will still reach the same height, but it will travel a longer distance. Is that clear? Next हमारे पास है when the slope of the second plane is 0, that is a horizontal, the ball travels an infinite distance. इट मीन्स कि जो अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस बॉल को रखते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करके चलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो कैसा है, फ्रिक्शन लेस है, तो वहाँ जो कंसीडर होगा स्लोप, वो बॉल हमारा कैसा होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, और जो प्लेन है वो कैसा है, 0. इफ देयर बी नो फ्रिक्शन, इट मीन्स कि यहाँ कोई भी फ्रिक्शन डिफाइंड नहीं है. द बॉल वुड कंटिन्यू टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेस है तो मीन्स वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव करी, अगर फ्रिक्शन होता तो इट मीन्स रफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस यहाँ यूज होते हैं, देन हमें पता चलता है कि फ्रिक्शन यूज हो रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी ना होकर वहाँ पे वेलोसिटीज चेंज हो जाती है. Thus, according to Galileo, the state of rest and the state of uniform linear motion with the constant velocity are equivalent. If the next external force is 0, a body rest continues to remain at rest and a body in a motion continues to move with a uniform velocity. Uniform velocity means मोशन इन अ प्लेन एंड लॉज ऑफ फोर्स. इन कंडीशंस में हमने मोशन चैप्टर में ये डिफाइन किया था, व्हाट इज मीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट इज मीन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज के बारे में. ठीक है, देन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ कि हमें इसमें इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे देखा है कि हमें इंट्रोडक्शन के थ्रू समझा है कि चीज़ों को अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में है, उसे मोशन करवाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. लॉज ऑफ मोशन हमारे पास ये नेम है, ये किसने डिस्कवर किया है, देन किसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉइंट्स में, गैलीलियो ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए, वो सब चीज़ें हमने यहाँ डिस्क्राइब की है. नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस. ठीक है, अब फोर्सेस की बात जब हम करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस जो टॉपिक है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स की हमने बात कर ली, लेकिन अभी हमें डिटेल यहाँ पे समझना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स का मीन्स क्या है. तो यहाँ 2 टाइप्स के होते हैं. एक हमारे पास होता है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड देन हमारे पास होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इन दोनों में डिफाइन करना है. फोर्स मीन्स हमें यहाँ पता चला है पुश एंड पुल. इट मीन्स कि किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना एंड पुल करना, कि यहाँ कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ये किसी चीज ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अपने हैंड से पुश कर रहा है या फिर पुल कर रहा है, तो उसी को हमने यहाँ कॉन्सेप्ट क्या बताया, फोर्स का बताया. देन हम क्या देख रहे हैं, इसके टाइप्स, जिसमें हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात की हुई है. कॉन्टैक्ट फोर्सेस मीन्स क्या है, व्हाट इज मीन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. इट मीन्स 2 ऑब्जेक्ट्स. कॉन्टैक्ट मीन्स कि वन ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट दोनों कॉन्टैक्ट में होते हैं, वो हमारे पास किसको डिफाइन करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स. जिसकी वजह से फोर्स लगता है दोनों ऑब्जेक्ट्स की वजह से, तो हम बोल सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. नेक्स्ट हमारे पास होता है फ्रिक्शनल हो गया. नेक्स्ट नॉर्मल फोर्स. नेक्स्ट हमारे पास होता है टेंशन फोर्स. ठीक है, इज दैट क्लियर कि कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट एंड
यहाँ हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस हैं? कांटेक्ट में टेंशन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है। अब नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्सेस में भी हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, आगे हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीजें कांटेक्ट फोर्स में कैसे डिफाइंड है। अभी हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की बात कर लेते हैं। इज लाइक दैट कि ग्रेविटेशनल फोर्स, देन नेक्स्ट हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नेक्स्ट हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब यहाँ हमें डिफाइन करना है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरीज में क्यों डिवाइडेड है, ऐसे डिवाइडेशन क्यों किया है हमने फोर्सेस का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये डिफाइन करता है हमें कि टू ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि मासेस की बात कर ली हमने, एक m1 मास एंड m2 मास, दोनों ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में लाने के बिना भी, विदाउट कांटेक्ट भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r से डिफाइन होता है। तो जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 मास m2 मास अपॉन में r स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम यहाँ से हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आ जाती है, जिसे हम यहाँ डिफाइन करते हैं g, जो डिफाइन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर को डिफाइन करता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्जेस की बात करते हैं, वही सेम जैसे ग्रेविटेशनल में लिया, यहाँ टू ऑब्जेक्ट्स में हम चार्जेस की बात कर लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस टू ऑब्जेक्ट्स है तो इट मीन्स कि वहाँ पे उन्हें कांटेक्ट में लाने की नीड नहीं होती है। जैसे ही हम उन्हें पास लेके आते हैं, थोड़ा भी पास लेके आते हैं, क्लोज करते हैं थोड़ा भी, तो इट मीन्स कि वो अट्रैक्ट करेंगे। अगर रिपेल होगा तो कंडीशन अलग होती है, अट्रैक्ट करने की कंडीशंस अलग होती है। नेचर पे डिपेंड करता है कि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों रिपेल करेंगे, एंड पॉजिटिव नेगेटिव है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट मीन्स कि यहाँ मैग्नेट्स होती है। अब मैग्नेट्स में हमारे पास होता है एक नॉर्थ पोल एंड एक साउथ पोल। तो मैग्नेट्स को जैसे ही हम नॉर्थ एंड साउथ पोल को हम लेके आते हैं, थोड़ी ही डिस्टेंस मेंटेन करके, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एंड देन हमने क्या देखा कि नॉर्थ पोल को लेके आते हैं तो वो रिपेल, हमें ये फोर्स फील होते हैं क्योंकि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि टू चार्जेस हैं तो रिपेल कर रहे हैं, एंड टू मैग्नेट्स हैं तो वो रिपेल कर रहे हैं, या फिर कांटेक्ट फोर्सेस की कंडीशन में आते हैं नॉन कांटेक्ट की। ठीक है, देन हम यहाँ देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्सेस की। ये बेसिक था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा न्यूटन्स लॉ, जो हमारे पास डिफाइंड है यहाँ पे कि सर आइजैक न्यूटन ने लॉज दिए थे। अब वो लॉज कौन कौन से हैं हमारे पास, देन एक्सप्लेन करेंगे फिर हम इन सारी कंडीशन को। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड हमारे पास आता है सेकंड लॉज ऑफ मोशन, एंड थर्ड हमारे पास यहाँ पे डिफाइन होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इनके डिफरेंट नेम से भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इनर्शिया लॉ भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका मीन्स मैं यहाँ डिफाइन करूंगी कि कैसे हमने इस लॉ को इनर्शिया से डिफाइन किया है, किस चीज से यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया कि इनर्शिया लॉ भी डिस्क्राइब करता है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास फोर्स अप्लाई होता है F = ma। इस कंडीशन को भी हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे कि कंडीशन हमारे पास कैसे आती है, मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम को कैसे डिफाइन करेगा। नेक्स्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम डिफाइन करते हैं एक्शन एंड रिएक्शन
से भी हम इस कंडीशन को यहाँ डिफाइन करते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है जो टॉपिक है, इसमें नेक्स्ट फोर्सेस की हमने बात की एंड न्यूटन्स लॉ के बारे में बता दिया। अब फर्स्टली हम वापस से हमारी जो फोर्सेस है इसी पे हम जाते हैं। तो फोर्सेस के बारे में डिवाइड कर दिया, पुश एंड पुल को हमने फोर्स से डिफाइन किया है। अब फोर्स को डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इट मीन्स कि यहाँ हमारे पास इसकी डायरेक्शन भी होगी, देन मैग्नीट्यूड भी होगा, वो हमारा फोर्स को डिफाइन करता है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है कि कोई फोर्स रेस्ट पे है, प्रोड्यूस ऑफ ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, अगर वो रेस्ट पे है, तो उससे हम मूव करवाने के लिए क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है कि कोई मोशन में है तो उसे स्टॉप करने के लिए, रेस्ट पोजीशन में लाने के लिए भी हमें फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि उसे फोर्स से हम शेप भी चेंज कर सकते हैं, लाइक दैट कि हमने किसी बॉटल पे, जो हमारे प्लास्टिक बॉटल्स होती है, अगर बहुत ज़्यादा फोर्सली हमने उस पर पुश किया तो क्या कर जाता है, उसकी शेप जो होती है एज इट इज़, जो एक्चुअल शेप होती है उससे वो डिफाइन नहीं होगी, वो उसकी जो शेप होगी वो कैसी हो जाएगी, वहाँ चेंज हो जाएगी। तो इसको भी फोर्स से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है। अब हम लोग यहाँ एग्जाम्पल लेंगे कि वॉल का शेप चेंज होगा, नहीं होगा? नो। इज दैट नॉट अ राइट कि हमने फोर्स अप्लाई किया बहुत एक्सटर्नल, अगर हम बहुत ज़्यादा रेंज का फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी शेप चेंज होगी। ये शेप जैसे प्लेन शेप हमें शो हो रही है वैसा शो नहीं होगा। जैसे इस बोर्ड, लाइक दैट इस बोर्ड का है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको पुश करती हूँ तो इस पर अभी कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैंने इस पर एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा वर्क ली, ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसकी शेप को चेंज कर देगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे जो फोर्स है हमारे पास, इसकी हम यूनिट की बात कर लेते हैं कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो किससे डिफाइन करते हैं। फोर्स इक्वल्स टू न्यूटन्स। इसकी जो यूनिट है, सर आइजैक न्यूटन ने इनको डिफाइन किया, डिस्कवर किया, तो उनके नेम पे ही हमने इनकी यूनिट को डिफाइन कर दिया, न्यूटन्स। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू केजी, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब केजी मीन्स है कि जो हमारा मास होता है, अगर हम सीजीएस की बात कर रहे हैं या फिर हम एसआई की बात कर रहे हैं, तो मास की जो यूनिट होती है केजी, एंड यहाँ ग्राम में हम डिफाइन करते हैं। उसी कंडीशंस को यहाँ हमें फॉलो करवाना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? सीजीएस एंड एसआई यूनिट्स यहाँ पे डिफाइन होती है। अब हमने जो इंट्रोडक्शंस देखे हैं कि फ्रैक्शनल फोर्स है, लाइक दैट। अब मैं फोर्स की डायरेक्शन डिफाइन करती हूँ कि फोर्स इस पे कहाँ से एग्जैक्ट, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मैंने 50 न्यूटन फोर्स यहाँ अप्लाई किया एंड 20 न्यूटन्स मैंने यहाँ इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया, ये हमारा सरफेस है। देन अब मुझे बताना है कि यहाँ किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ, इधर तो नहीं होगा बिकॉज ऑफ सरफेस, तो सरफेस पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये स्टेबल कंडीशन हो गई इसकी। हम कितना ही टेबल को पुश कर ले इस सरफेस के अकॉर्डिंग टू नीचे की तरफ डाउनवर्ड, अगर वो सरफेस पे रखी हुई है स्ट्रॉन्ग सरफेस पे, तो वो नीचे नहीं जाएगा, उधर फोर्स अप्लाई ही नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी कि वो डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में होगा, इस एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को डिफाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रिक्शनल की बात करते हैं, तो जैसे एक रफ सरफेस होता है एंड एक प्लेन सरफेस होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई कहाँ ज़्यादा होता है, तो ये रफ सरफेस है। रफ सरफेस पे जैसे कि कोई पर्सन है
मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, जिससे मैं चल पा रही हूँ। तो यहाँ भी एक रीजन है कि फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, तभी मैं चल पा रही हूँ, मोशन कर पा रही हूँ, मूवमेंट कर पा रही हूँ। ये पेन है, तो इस यहाँ पे इस बोर्ड पे मैं कोई भी कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ इस पेन के थ्रू, तो इट मीन्स कि यहाँ फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से हम यहाँ किसी भी सिचुएशन को ड्रॉ कर पा रहे हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है टेंशन फोर्स एंड टेंशन के साथ साथ हमारे पास है नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट टेंशन फोर्स को समझेंगे, जिसमें हमें क्या देखना है कि टेंशन फोर्स डिफाइन कैसे होता है। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे टेंशन फोर्स। ठीक है, यहां हम अप्लाई करते हैं किसी स्ट्रिंग की बात करते हैं। अब वो स्ट्रिंग हमारी कैसी होगी? फ्रिक्शन लेस होगी, मीन्स कि वहां कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन लेस होगी। तो यहाँ हमने इस स्ट्रिंग्स को एक ऑब्जेक्ट के थ्रू अप्लाई किया, एम मास का। ये वेट हमारा इसका है एम, तो यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से यहाँ जो वेट लगेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? mg से डिफाइन करेंगे। स्ट्रिंग्स की भी कंडीशन है कि टेंशन फोर्स किस किस अकॉर्डिंग कैसे कैसे हम डिवाइड करते हैं। अगर हमने वन स्ट्रिंग ली है एंड एनी अदर टू स्ट्रिंग्स लेती तो टेंशन हमारी डिवाइड हो जाती है, वो सेम टेंशन प्रोड्यूस नहीं करता। टेंशन का मीन्स होता है अवे फ्रॉम द पॉइंट, इट मीन्स अवे फ्रॉम द पॉइंट। पॉइंट से अवे मीन्स कि मैंने ऑब्जेक्ट लिया एम मास का, देन मैं यहाँ से इस पे ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रही हूँ, तो जो टेंशन फोर्स मेरा लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा। अवे फ्रॉम द पॉइंट है, तो पॉइंट मेरा यहाँ है, तो मेरा टेंशन कहाँ लगेगा? अवे फ्रॉम द पॉइंट। पॉइंट हमारा यहाँ है, यहाँ से डाउनवर्ड d1। देन अगर मैं यहाँ पे बैठती तो मेरा टेंशन लगता इस डायरेक्शन में, t1 से डिफाइन कर सकते थे हम कि अवे फ्रॉम द पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम बैठे हुए हैं उससे अवे हमें टेंशन फोर्स को अप्लाई करना है। अब हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी डिफाइन कर सकते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, टू एग्जाम्पल हम ये लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने जैसे यहाँ सरफेस लिया, इस सरफेस पे मैंने टू ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया एम, नेक्स्ट मैंने एक और ऑब्जेक्ट यहाँ लिया, देन फर्स्ट स्ट्रिंग से ही ये दोनों कनेक्टेड है। अब मुझे यहाँ देखना है कि अगर मैं इस सरफेस पे इस पॉइंट पे बैठी हुई हूँ तो अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन यहाँ प्रोड्यूस होगा, इस पे बैठी हुई हूँ तो मेरे पास टेंशन यहाँ होगा, उसकी वजह से यहाँ टेंशन मुझे शो होगा। तो इट मीन्स कि स्ट्रिंग एक है तो टेंशन भी हमारे पास क्या होगा? सेम टेंशन होगा। डिफरेंट टेंशन तब होगा जब हम स्ट्रिंग्स ही अलग कर ले। एक मैंने ये पुली का एग्जाम्पल लिया, देन इसको यहाँ फिट कर दिया, देन नेक्स्ट पुली मैंने यहाँ से लिया और उसकी स्ट्रिंग्स को मैंने फिर यहाँ मैच करवाया, तब हमारे जो ऑब्जेक्ट्स की टेंशन है वो डिफरेंट शो होगी अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। हमें वहाँ शो करना है कि स्ट्रिंग हमारी सिंगल है या फिर डबल एंड स्ट्रिंग चेंज हो रही है। इस चीज़ का हमें, इन पॉइंट्स का यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि इन्हें हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। इफ स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज, मैंने डिफाइन किया कि अगर स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन भी हमारी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। टेंशन रिमेन सेम इफ स्ट्रिंग रिमेन सेम, अगर टेंशन सेम है तो मीन्स कि हमारे पास स्ट्रिंग भी सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ 98% स्ट्रिंग्स है वो हम मासलेस एंड फ्रिक्शन लेस यूज करते हैं। स्ट्रिंग्स की जो कंडीशंस होती है वो मासलेस एंड स्ट्रिंगलेस प्रोड्यूस होती है। लाइक दैट यहाँ हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसके थ्रू हमें और अच्छे से टेंशन फोर्स के बारे में पता चले। ये हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक स्ट्रिंग्स है हमारे पास, ठीक है, यहाँ मास है m, यहाँ दूसरा मास है हमारे पास m। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है एक और कि इससे मैं एक मास और डिफाइन कर देती हूँ, यहाँ अप्लाई कर देती हूँ इसके थ्रू m, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे टेंशन देखनी है इस सरफेस के थ्रू, तो मैं यहाँ अगर बैठी हुई हूँ तो अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन यहाँ होगा मेरे लिए। अगर मैं यहाँ पे हूँ स्टेबल
तो यहाँ से टेंशन फ्लो, यहाँ से मुझे इस स्ट्रिंग्स में यहाँ टेंशन फ्लो होगा। सेम स्ट्रिंग इट मीन्स सेम टेंशन। अगर मैं यहाँ पे स्टेबल हूँ तो मुझे स्ट्रिंग यहाँ शो होगा, अगर मैं यहाँ स्टेबल हूँ तो मुझे यहाँ टेंशन शो होगा, देन मुझे यहाँ टेंशन शो होगा। तो इट मीन्स कि स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ डिस्क्राइब किए कि कैसे स्ट्रिंग्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब फोर्स का जो एग्जाम्पल्स है उसमें हमने कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात कर ली, फोर्स को समझा, लाइक दैट की पुश पुल करना। अब हम इसकी कुछ बेसिक एग्जांपल्स जैसे देख सकते हैं। मूव अ बॉडी लाइंग एट रेस्ट मीन्स कि किकिंग अ स्टेशनरी फुटबॉल। अगर हम किसी फुटबॉल को किक करेंगे तो क्या करेगा, मोशन करेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है इस कंडीशन में। ठीक है, इज दैट क्लियर कि किकिंग अ फुटबॉल। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है लिफ्टिंग अ बुक, की बुक का गिरना, वो सब चीजें। कैचिंग अ बॉल, ओपनिंग अ डोर। अगर मैं किसी डोर को ओपन करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, देन वो कंडीशन वहां फॉलो होगी, फोर्स वहां अप्लाइड हुआ है। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को हमने यहाँ डिफाइन किया है। देन हम यहाँ आगे डिफाइन करेंगे नॉर्मल फोर्स। टेंशन फोर्स को हमने यहाँ डिस्क्राइब किया है। नॉर्मल फोर्स को जब हम डिफाइन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू डिफरेंट होगी कि कैसे डिफाइन करेंगे, उसमें पार्ट्स हैं उसके। अब वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है नॉर्मल फोर्स में स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास होता है स्प्रिंग फोर्स। देन सेकेंड हमारे पास होता है इसका स्प्रिंग बैलेंस, एंड थर्ड हमारे पास जो टेंशन हमने डिफाइन किया था वो डिफरेंट था। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस, कि स्प्रिंग को बैलेंस किस टाइप से करते हैं वो कंडीशन हमें यहाँ डिफाइन करनी। स्प्रिंग फोर्स मीन्स क्या है? स्प्रिंग तो सब लोगों ने देखा है, जो हमारे रिंग्स वाली जो बुक होती है जिसमें हमारे रिंग्स बने होते हैं, अगर हम उसको कंप्रेस्ड करते हैं और स्ट्रेस्ड करते हैं, मीन्स कि एक बार हमने उसको स्ट्रेस्ड किया एंड एक बार हमने उसको कंप्रेस्ड किया, तो जो पोजीशन होती है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, वो क्या हो जाती है, वहाँ चेंजेस हो जाती है, नॉर्मल पोजीशन से चेंज हो जाती है कंप्रेस्ड करने पे भी एंड उसको स्ट्रेस्ड करने पे भी उसकी पोजीशंस हमारे पास चेंज हो जाती है, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं हमारी लैंग्वेज में कि व्हेन अ मेटल स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड इट मीन्स कि वो डिस्प्लेस्ड हुई है। जैसे ये एग्जाम्पल लिया मैंने, ये नॉर्मल स्प्रिंग है हमारे पास, अभी यहाँ कोई फोर्स अप्लाई नहीं है, ये नॉर्मल को डिफाइन कर रहा है। जैसे ही मैंने इस स्प्रिंग को क्या किया, कंप्रेस्ड किया या फिर स्ट्रेस्ड किया, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, स्ट्रेस्ड कर रही हूँ, तो उससे क्या हुआ कि जो नॉर्मल कंडीशन थी स्ट्रिंग की वो चेंज हो गई है, पोजीशन हमारी पहले यहाँ खत्म थी, देन वो यहाँ स्ट्रेस होके पोजीशन चेंज हो गई। इट मीन्स कि पोजीशन चेंज होना स्ट्रिंग्स की वो हमारी डिफाइन करता है स्प्रिंग फोर्स को। एंड कंप्रेस्ड की पोजीशन देखते हैं कि नॉर्मल हमारी ये कंडीशन थी, अगर मैंने कंप्रेस्ड किया तो जो स्प्रिंग से हमें इस तरीके से शो होता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो स्प्रिंग की लेंथ पहले थी, पोजीशन पहले थी, वो यहाँ नहीं रहेगी, चेंजेस हो जाएंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस वहाँ डिफाइन हो जाएंगे, उस कंडीशन को हमने यहाँ पे शो किया था। नेक्स्ट हम यहाँ बात कर रहे हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, उन सब कंडीशंस को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है कि कंडीशन कैसे क्या डिफाइन होगी हमारे पास, तो प्रॉपर्टीज इनर्शिया अदरवाइज ये कंडीशंस हम देखेंगे। अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात हम करेंगे तो हमने क्या देखा, फर्स्टली कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम गैलीलियो आइडियाज न्यूटन्स फ्रॉम 3 लॉज ऑफ मोशन, इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 3 लॉज ऑफ मोशन मिले थे हमें। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द लॉ ऑफ इनर्शिया, मैंने डिफाइन बताया था, अभी एक्सप्लेन किया था कि लॉ ऑफ इनर्शिया है। अब इसे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है डेफिनेशन विद,
कि एवरी बॉडी कॉन्टिन्यूअस टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंप्लीटली बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। इट मीन्स कि कोई बॉडी हमारी रेस्ट में देन रेस्ट है, मोशन में तो वो मोशन ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे। इट इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ डिफाइन करता है हमारे पास न्यूटन्स इनर्शिया फोर्स अदरवाइज। नेक्स्ट हमारे पास है इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया को डिफाइन करना है कि व्हाट इज इनर्शिया, तो उस चीज को हम यह डिफाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में डिफाइन करेंगे इनर्शिया। अभी हम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ को डिफाइन कर लेते हैं कि क्या होगा वो न्यूटन सेकेंड लॉ। तो उसको डिफाइन करने की न्यूटन्स सेकेंड लॉ, इट इज F इक्वल्स टू ma, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। लेट हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, बेसिक समझेंगे अभी इसका कि फोर्स इक्वल्स टू ma हमने जो लिखा है ये a एक्सीलरेशन है, तो a इक्वल्स टू हम डिफाइन कर सकते हैं dv बाय dt से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो चेंजेस हो रहा है वो किस में चेंजेस हो रहा है, dv बाय dt में चेंजेस हो रहा है। इस कंडीशन को हम यहाँ डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट थर्ड जो लॉ हमारे पास था वो था एक्शन रिएक्शन फोर्स की। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हमारा क्या डिफाइन करेगा? इट मीन्स कि इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक गन एंड ब्लड, मीन्स कि कैसे गन से ब्लड बाहर निकलेगी एंड देन वो पुश होगी तो उसके बाद फोर्स हमें भी फील होगा। जैसे हमने गन ली और गन को जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया तो ब्लड बाहर जाएगी एंड वो हमें पीछे की तरफ पुश करेगी, एक फोर्स अप्लाई होगा, तो इट मीन्स एक्शन रिएक्शन फोर्स। इज दैट क्लियर? एक्शन रिएक्शन फोर्स, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम आगे जब टॉपिक हमारा होगा तब हम इन्हें क्लियर करेंगे कि कैसे ये चीजें डिफाइंड होती हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे हम देखेंगे कि इनर्शिया, देयर आर 3 टाइप ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की बात हो रही थी हमारे पास, देयर आर 3 टाइप ऑफ इनर्शिया। ठीक है, 3 टाइप ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या डिफाइन होता है कि तीनों टाइप्स की हमें यहाँ डिफाइन करना है। तीनों टाइप कौन कौन से हैं हमारे पास, उनको हमें यहाँ देखना है, तीनों टाइप्स को देखना है। वो तीनों टाइप्स हमारे पास है, फर्स्टली है इनर्शिया ऑफ अ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ अ मोशन, इनर्शिया ऑफ अ डायरेक्शन। मैं यहाँ डिफाइन कर देती हूँ नेम्स कि इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ अ रेस्ट, inertia of motion and inertia of direction. It means कि जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, एंड देन मोशन मीन्स कि जो मोशन में है उसे, इसको मोशन करवाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करेंगे एंड इसको रेस्ट पे लाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, जो मोशन में वो मोशन में ही रहेगा। तो इट मीन्स क्लियर दैट कि इनर्शिया ऑफ अ मोशन, इनर्शिया ऑफ अ डायरेक्शन कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, उस पोजीशन को हमें यहाँ पे देखना है कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है। ठीक है, इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेक्शन में हम इसके पार्ट्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब क्या क्या करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के इक्वेशंस एंड डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। सो